इस वीडियो के अंदर हम AFNS के रिगार्डिंग जितने भी फिज़िक्स के MCQ सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे पास्ट पेपर से कलेक्टेड है। कोई भी चीज़ जेनेरिक फॉर्म के अंदर यहाँ पर नहीं पुट की गई, सारे के सारे पहले रिपीट हो चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, अभी AFNS के जो आपके टेस्ट होंगे उनमें से भी यहाँ से कुछ ना कुछ लाजमी रिपीट हो। और हमारा AFNS का लास्ट बैच जो लास्ट सेशन है वो 20 जुलाई 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और इसके अंदर एक बिग डिस्काउंट ये है कि फुल डिस्काउंटेड प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए के अंदर आपको सारा डेटा भी प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव लेक्चर्स भी होंगे और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाई जाएगी। अगर आपने सेशन ज्वाइन करना है तो 20 जुलाई से पहले पहले फीस पे करके आप इस सेशन के अंदर ज्वाइन हो सकती हैं। साथ में 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड किया जाएगा। हमारा नंबर आपको शो हो रहा है। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द AFNS लास्ट सेशन एंड द लास्ट बैच। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद जाहिद हियर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म अप्रूव जीनियस स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फिजिक्स। द फर्स्ट MCQs इज द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्टाइल को समझना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल असल में होता क्या चीज़ है। हर वो चीज़ जिसको हम थ्रो करते हैं इन द एयर दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। जब हम किसी चीज़ को प्रोजेक्टाइल को एयर में थ्रो करते हैं तो ड्यू टू ग्रेविटी इन एयर रेजिस्टेंस ये एक कर्व पाथ जो है वो अडॉप्ट करती है and that curve path is called trajectory. So the path followed by a projectile is known as trajectory. Look at this beautiful diagram. इधर एक बंदा जो है वो थ्रो कर रहा है एक बॉल को एंड ये एक कर्व पाथ जो है अडॉप्ट कर रही है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एंड ग्रेविटी। सो दिस पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री और इस स्पेसिफिक कंडीशन इसको हम कहते हैं पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। एक खास शेप जो है इसको अडॉप्ट कर रही है तो दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। द सेकंड MCQ इज द डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज इज कॉल्ड। तो वो डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर करती है दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को बुनियादी तौर पर इसमें 2 मेटल प्लेट्स होते हैं एंड दे आर पैरेलल प्लेट्स। एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरा प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। जब ये कंबाइन हो जाते हैं और हम सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है तो ये चार्ज हो जाती है। लाइक इन दिस कंडीशन यू कैन सी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जब इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और इस सर्किट के साथ जिसमें लोड हो तो हमारे पास जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास इधर आप वोल्टेज भी देख सकते हैं और साथ में लाइट जो है वो भी ग्लो कर देती है। तो दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर because it store charge and this discharge in the form of the bulb which is glowing and the voltage which is showing us the voltage. The next question is distance covered by a body in unit time is called. So this is the topic from speed and velocity of your physics book and the answer is speed. Look at this diagram जहाँ पे एक साइकिलर जो है वो साइकिल चला रहा है एंड द डिस्टेंस डिवाइड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट बाय यूनिट मींस 1। तो टाइम का डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, सेकंड हो सकता है, मिनट्स हो सकते हैं, आवर हो सकता है। तो अगर मैं कह दूं कि 3 किलोमीटर पर सेकंड दिस इज आल्सो स्पीड। अगर मैं कह दूं 3 किलोमीटर पर मिनट तो दिस इज आल्सो स्पीड। अगर मैं कह दूं 3 किलोमीटर पर आवर तो दिस इज आल्सो स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है which force attract each body toward the center of earth. So this topic is basically from the gravity of your physics book. So that force is called gravitational force. Look at this diagram. अगर मैं इस बॉल को छोड़ देता हूँ तो ये बॉल जो है जमीन पे गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है in which condition work is positive. तो फिजिक्स में हमारे पास वर्क क्या होता है? वर्क हमारे पास होती है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास वर्क क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह होगा। अब इस बॉय को देख रहे कि इसमें डिस्टेंस जो है इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है और साथ में ये बॉय का जो फोर्स है वो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है। तो दोनों के एंगल जो है वो 0 है दोनों के दरमियान और वर्क का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है F into D। F into D cos थीटा।
तो अगर cos थीटा में हम इधर 0 पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 1। सो द वर्क इज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम at an angle of this is MCQs is basically from the topic projectile motion। so O एंगल जो है O 45 एंगल है। अगर इस डायग्राम में आप देख ले तो इसमें हमारे पास अगर मैं इसको इस एंगल पे थ्रू करता हूं तो हमारे पास 10 एंगल है, तो इसका बहुत कम जो है रेंज बनता है। सबसे पहले रेंज समझना चाहिए। रेंज हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल मोशन कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। तो इधर हमारे पास अगर मैं इसको 30 पर थ्रो करता हूं तो हमारे पास इतना रेंज बनता है, ठीक है। अगर मैं इसको 45 पे करता हूँ तो रेडिएट वाला इसमें आप देख ले हमारे पास इतना बड़ा रेंज बनता है। अगर इससे मैं एंगल मजीद ज्यादा करता हूँ तो रेंज फिर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। तो ओ एंगल जिस पे हमारे पास सबसे ज्यादा रेंज होगा वो होगा 45 एंगल। The next question is the force that can cause an object to rotate about an axis is called। तो basically this is the topic from the turning effect of force of your physics book and that force is called torque। Look at this diagram. This is crank and this is rotating on this nut। So this is the axis and the plunger is rotating in this direction। Let me draw it। So it is rotating in this direction and this is the axis of rotation। Sound waves are, तो साउंड वेव्स हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ वेव्स हैं? तो दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस तरह होते हैं। तो इसमें आप देख ले कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसमें वेव्स एंड द वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है। तो इसमें आप देखें इस हाथ को कि मैं इसको वाइब्रेट कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन एंड इसका जो वेव है ये भी हमारे पास, ये आप देख सकते हैं इधर हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जो वाइब्रेशन है और जो वेव की डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। नाउ लुक एट्स द साउंड वेव। साउंड वेव्स को आप देख ले तो दोनों तकरीबन आप देख सकते हैं कि सेम, इसको देख ले आप इस चीज को कि ये दोनों जो है सेम डायरेक्शन में और सेम पाथवे जो है फॉलो कर रही है। तो दैट्स व्हाई साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है व्हाट हैपेंस व्हेन टू पैरेलल वायर्स कैरीज करंट इन द सेम डायरेक्शन। जब दो वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट जो है वो कैरी करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन दोस टू वायर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड आल्सो इन दिस डायरेक्शन। अगर इसमें करंट बहना शुरू हो जाए तो वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारे घरों में बहुत सारे मोटर है लाइक इन द फॉर्म ऑफ फैन, इन द फॉर्म ऑफ वाटर फॉर्म। तो ये सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो लुक एट दिस पेन। इधर हमारे पास एक वायर आ है जिसमें हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इस मोटर के बैक साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास इधर एक लगा होता है हमारे पास मोटर और वो कन्वर्ट करती है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू टर्निंग ऑफ द विंग्स ऑफ द पेन। ये आपको जो पेन के विंग्स जो है पर जो है ये घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय दिस मोटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मजाहिद हेयर। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है व्हेन अ क्राफ्ट मूव इन अ स्पेस इट इज अकॉर्डिंग टू व्हिच लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारे पास किस लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपके टॉपिक लॉज ऑफ मोशन से उठाया गया है एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या और वो हमें क्या बताता है। तो according to Newton's third law of motion, every action has a reaction which is equal in magnitude but opposite in direction। हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन जो है एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हमारे पास ये एक्शन है तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में होगा और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमारे पास है F12 is equal to F21। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा समझते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये है कि अगर हमारे पास एक क्राफ्ट है, इसको आप जेट कह लें, इसको आप मिसाइल कह लें, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो अगर वो इसमें आप देख लें कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर जाना है, ये इसका रिएक्शन है, ठीक है।
और जो नीचे इसका जो गैसेस ये खारिज कर रहे हैं, जब इसके अंदर जो इंजन होता है वो जल रहा होता है, तो उसकी वजह से ये नीचे की तरफ जो उनका हीट होता है और जो गैसेस होती है तो एक्शन है, और उस एक्शन की बदौलत ही आगे की तरफ जाता है। ठीक है, लुक एट दिस डायग्राम एज वेल। तो इसमें हमारे पास ये जो जेट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो नीचे की तरफ ये इसके जो गैसेस है दिस इज एक्शन, और एज ए रिएक्शन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दिस इज इट्स रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। एक्चुअली इन विच लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चार्ल्स लॉ, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन भी है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को समझते हैं कि चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो प्रेशर बराबर होगा V डिवाइड बाय T। अगर V बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर V कम होगा तो T भी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। अब इसको समझते हैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, साथ में आप ग्राफ को भी देखेगा। तो इधर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं हीट दे रहा हूँ, तो इसके वॉल्यूम को आप देख रहे कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जैसे हीट तो इस तरह वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। और इसमें आप ग्राफ को देख रहे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो हमारे पास स्ट्रेट जा रही है, तो स्ट्रेट का मतलब होता है कांस्टेंट। तो इस V बाई T से क्या बनता है, V बाई T का मतलब होता है P, क्योंकि इस स्लोप जो है स्लोप बराबर होती है y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो y एक्सिस पे हमारे पास क्या है, इधर वॉल्यूम है, एंड x एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है। तो अब वॉल्यूम और टेम्परेचर को मैं पुट कर दूं तो स्लोप हमारे पास बन जाएगा प्रेशर, एंड प्रेशर हमारे पास इधर स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। तो जब स्लोप कांस्टेंट होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो दैट इज कॉल्ड चार्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो एटम बम जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये क्वेश्चन आपके न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन आपके फिजिक्स के बुक से उठाया गया है, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। सबसे पहले इस न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को समझते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, और वो न्यूक्लियस आगे जाके दो स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फिर वो दो न्यूक्लियाई आगे जाके और टू स्मॉल न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है। इस तरह ये भी आगे जाता है, और ये आगे ये प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरह न्यूक्लियाई जो है वो बनता रहता है। अब इसमें इस डायग्राम में आप देख ले तो हमारे पास ये क्या हो जाता है, ये इधर आ जाता है, और हमारे पास क्या हुआ, दो न्यूक्लियाई और बन गए। अब ये और जाके इसके साथ फिर ये और बन गए। अब ये न्यूक्लियाई जो है आगे जाके और न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, तो ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें इस तरह भी हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन आके इधर इस न्यूक्लियस के साथ टकराए, जिस तरह इस कंडीशन में है। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ टकराता है, एंड न्यूक्लियस आगे स्प्लिट होता है, अगेन न्यूट्रॉन जाके टकराता है और वो स्प्लिट हो जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। आप एटम बम को आपने देखा होगा, इसको आप देख रहे कि कितना बड़ा ह्यूज सा धमाका हो जाता है इसके साथ, और कितनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन बोथ प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड ए बम एंड एक्सप्लोजन में ये प्रोसेस इधर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हिच शोज द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो बेसिकली जो बोहर एटॉमिक मॉडल है वो हमारे पास बताती है कि ऑर्बिट का या एनर्जी लेवल का या किसी शेल का क्या एनर्जी है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है ये सेंटर में, और ये जो है दीज आर शेल्स या एनर्जी लेवल्स। तो अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल, electron are moving around the nucleus in circular path. These circular paths are shells or energy levels. तो अब बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक एनर्जी का जो फार्मूला है हमारे पास वो है -z² डिवाइड बाय n² मल्टीप्लाई बाय 1312.36 किलो जूल पर मोल। तो इसमें आप एनर्जी को देखें तो उसका इनवर्स रिलेशन है -1/n², यानी n² जितना बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब आप कहेंगे तो ये तो इनवर्स रिलेशन है, तो फिर तो ये होना चाहिए था कि एनर्जी जितना n बढ़ेगा तो एनर्जी उतनी कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है।
क्योंकि अगर मैं इधर लिख दूं -1 और साथ में लिख दूं -5, तो आप बताएं कि -5 बड़े हैं या -1 बड़ा है? -1 बड़ा है, तो इसलिए इनका वैल्यू जितना बढ़ेगा 1/3 इतना कम होगा, और जितना कम होगा नेगेटिव साइन उतना एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज आल्सो कॉल्ड। तो फेमस क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम द लॉज ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, और इसका आंसर है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया को समझते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है। तो फिजिक्स में लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, it will remain at rest, keeping moving in a straight line at a constant speed unless it is affected upon by a external force. For example, इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक बॉल है जो कि जमीन पे पड़ा है। अब इस पे मैं कोई फोर्स इधर नहीं लगा रहा, ठीक है, कोई फोर्स इस पे नहीं है, तो ये आगे मूव नहीं करेगा। लेकिन इसके बजाय अगर मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं इसको थ्रो करता हूँ, तो ये जाएगा 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 और इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन चूंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, सब कुछ है, फ्रैक्शन है, ग्रेविटी है, तो इसलिए ये नीचे जमीन की तरफ जो है, इस तरह हमने पढ़ा था कि पैराबोलिक पाथ जो है वो अडॉप्ट करती है। तो इसलिए अगर हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, अनलेस इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो ये इस तरह कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस है तो इसलिए ये रुक जाता है। अगर हम इस एक्सटर्नल फोर्सेस को, ग्रेविटी को, फ्रैक्शन को खत्म कर दें, तो ये हमारे पास, अगर इसको आप धक्का दे दें तो ये उस टाइम तक जाएगा जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स मना न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज सो अपोज टू द चेंज व्हिच कॉज करंट। तो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। चलिए लेंज लॉ को समझते हैं कि लेंज लॉ हमें क्या बताता है। तो मैं सिंपल अल्फाज को आपको समझाता हूं। अगर हमारे पास एक कॉइल है, ये हमारे पास एक कॉइल है, ठीक है। अब इस कॉइल के इर्द गिर्द मैं मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता हूं, या डिक्रीज करता हूं या इंक्रीज करता हूं। तो जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो इस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स वो प्रोड्यूस होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज की वजह से इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि वो जो एक्सटर्नल इफेक्ट है जिसकी वजह से ये करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा। अब आते हैं इस डायग्राम की तरफ। तो इसमें डायग्राम में आप देख लिए हमारे पास एक कॉइल है और साथ में हमारे पास एक मैग्नेट है। जैसे मैग्नेट इस डायरेक्शन में आती है, चूंकि उसका ये नॉर्थ पोल है, तो जैसे ही करीब आता है इधर नॉर्थ पोल जो है बन जाता है। क्यों? क्योंकि इस नॉर्थ की वजह से इधर क्या हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो चूंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, और इधर हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जैसे ही किसी चीज के पास हम मैग्नेट लेके आते हैं तो उधर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, नॉर्थ साइड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमें पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करते हैं, रिफेल करते हैं। एंड नॉर्थ और साउथ जो है, अपोजिट चीजें जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो जैसे ही ये नॉर्थ साइड इस पे आता है तो इधर नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसको रिफेल करता है। लेकिन जैसे ही आगे ये इस डायरेक्शन में जाता है तो आप देख रहे कि इधर साउथ प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाता है। तो उस डिक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अगेन जो है वो करंट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स पर टाइम प्रोड्यूसेस करंट, क्योंकि हमें पता है कि करंट बराबर होती है फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। तो जितना फ्लक्स चेंज होगा ये जितनी टाइम में, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी। अब इधर आप देख ले कि जब ये पीछे की तरफ जाता है तो हमारे पास इधर साउथ प्रोड्यूस होता है। एंड वी नो दैट कि नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब इधर डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इधर किया था, करंट प्रोड्यूस था,
अब वो करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उस डिक्रीज को अपोज करने के लिए ये क्या करेगा, साउथ को प्रोड्यूस करेगा ताकि वो डिक्रीज इन द करंट जो है उसको प्रिवेंट कर सके। सॉलिड NaCl इज, तो ये टॉपिक आपके कंडक्टर वर्सेस इंसुलेटर जो है उससे उठाया गया है, तो इसका आंसर है इंसुलेटर। अच्छा, सबसे पहले इंसुलेटर एंड कंडक्टर को समझते हैं। ये हमारे पास एक सिरेमिक है, सिरेमिक का मतलब आप ब्रिक कंसिडर कर लें, ठीक है। अब ये हमारे पास, जैसे मैं इसको सर्किट को कंप्लीट करता हूं तो हमारे पास ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करती, बिकॉज इधर हमारे पास इस सर्किट के दरमियान क्या है, एक इंसुलेटर लगा हुआ है और उस इंसुलेटर की वजह से करंट पास नहीं होती। लेकिन इस तरफ आप देख ले कि हमारे पास एक मेटल जो है वो लगा हुआ है, एंड वी नो दैट मेटल इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द कैटायंस। तो हमारे पास सिंपल क्या है कि एनायन एंड कैटायंस होती है, एक मेटल में एनायन एंड कैटायन होती है, तो उसकी वजह से जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं तो हमारे पास करंट बहना शुरू हो जाता है एंड बल्ब जो है वो क्या करती है, ग्लो करती है। अब आते हैं NaCl की तरफ। तो NaCl जब सॉलिड स्टेट में होती है तो उसमें आयंस नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम इसको H2 वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और मैंने अभी आपको बता दिया जब भी आयंस प्रोड्यूस होंगी इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे करंट क्या होगा, पास होगा। लेकिन सॉलिड NaCl से करंट कभी भी पास नहीं होता। जितने भी आयनिक कंपाउंड है उसमें मोस्टली यही केस पाया जाता है कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उससे करंट पास नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसको एक्वस सॉल्यूशन इसका बना देते हैं तो इससे करंट पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो ये हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या टॉर्क के टॉपिक से उठाया गया है MCQs, और उसका फार्मूला हमारे पास टॉर्क का है RF, R क्रॉस F। तो इससे मुझे एक हमारे टीचर का वो याद आया, हमारे टीचर का नाम था RF। तो वो हमारे पास क्या करता था, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, तो वो हमारे खानों को इस तरह जो है वो घुमाता था, तो हमें उससे ये चीज़ बहुत अच्छी समझ आ जाती थी कि टॉर्क का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना। अब ये R जो है रेडियस वेक्टर या जिसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, और ये फोर्स क्या चीज़ है, तो फोर्स जो है मैं इस जो स्क्रंच है इसमें मैं लगाता हूँ, लेट्स से मैं लगाता हूँ उस पे 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। और जिस जगह पे मैं लगाता हूँ, लेट्स से ये हमारे पास वो स्क्रंच है, एक रफ सा डायग्राम में बनाता हूँ, एंड इधर मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो जिधर से मैंने फोर्स अप्लाई किया है और जिधर ये पॉइंट जिधर पे ये रोटेट हो रहा है, तो दिस एरिया दिस लेंथ इज कॉल्ड आर मोमेंट आर्म। और जो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी ये जो स्क्रंच है ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द फोर्स एंड दिस इज द रेडियस वेक्टर। अब रेडियस लेट से हमारे पास है 2 मीटर, तो हमारे पास ये बन गया 10 न्यूटन मीटर, तो ये हमारे पास टॉर्क बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ प्रोटॉन लूजेस इट्स एंटायर एनर्जी ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ प्रोटॉन विद मैटर। ये एक टॉपिक है कि मैटर जो है और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्शन करती है। तो उसमें एक फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि प्रोटॉन हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास सन है, उससे प्रोटॉन आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रोटॉन आके इस मेटल पे टकराती हैं और उससे इलेक्ट्रॉन जाके इधर आती है एंड करंट प्रोड्यूस होती है, और ये बल्ब क्या हो जाते हैं, ग्लो करता है, ठीक है। अब इसमें आप देख ले कि ये जो प्रोटॉन आ रहा है तो उसमें से कोई एनर्जी जो है वो ये वापस नहीं ले रहा, सारी एनर्जी ये मेटल जो है एब्जॉर्ब करती है और उसके नतीजे में इधर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है। अगर इसके बजाय मैं आपको काउंटर इफेक्ट का दिखा दूं तो इसमें आप देख ले कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो इधर ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इधर जो है इसका स्कैटर प्रोटॉन आ गया, तो इसका सारा एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं हुआ, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देने में एंड कुछ जो है ये अपने पास रखता है। लेकिन इसके बजाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इन द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम यूनिट्स को डिस्कस करेंगे।
तो यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। इसी तरह हमारे पास यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, या ओहम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी तरह यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। तो एनर्जी का एक यूनिट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको काइनेटिक एनर्जी भी आप बोल सकते, सिंपल एनर्जी बोल सकते हैं। साथ में एक एनर्जी का यूनिट है जूल। तो ये जो जूल है दिस इज मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम इलेक्ट्रॉनिक में यूज करते हैं लोअर लेवल पे, एंड जूल जो है मैकेनिकल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज एम्पेयर सेकंड मीटर। तो ये था आपका लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।